मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल सेवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। ओके, कक्षा 10th। तो कक्षा 10th का विद्यार्थियों अपन प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं। इसका जो शीर्षक है वास्तविक संख्याएं। तो विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर विद्यार्थियों वास्तविक संख्या समझने के बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड समझ लें। ऐसे गुणनखंड विद्यार्थियों जो केवल और केवल स्वयं से कटें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 140 को देखते हैं और इसका कर देते हैं क्या, गुणनखंडन। ओके, तो लिख देता हूं इसे 140 और इसका करेंगे क्या, गुणनखंडन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 2 का भाग लगाएं, चूंकि सम संख्या है तो 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, फिर 2 से इसको काटें तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 1 और 0 तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर अब यहाँ पे विषम संख्या आ गया विद्यार्थियों, तो हम इसको कटाएंगे किससे, 5 से। किससे, 5 से। तो 5 सते 35 और 7 एकम 7। इस तरह से इसका गुणनखंडन कर लेंगे दी गई संख्या का। ओके, और फिर हम इसे लिख देंगे कुछ इस प्रकार से इन अभाज्य गुणनखंडों को। तो 140 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, अब जो अभाज्य गुणनखंड विद्यार्थियों ग्रुप में है या जोड़े में है तो उनको हम घातांकी रूप दे देंगे। तो यहाँ पर ये 2 जो है विद्यार्थियों, ये किसमें है, जोड़े में है, 2 बार है। इसको हम 2 को आधार लेते हुए और कितनी बार है तो 1 2, तो इसको हम घातांक रूप में इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 गुणे 7। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया है। ओके, तो यही इसका क्या है, आंसर है। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको पहला नंबर समझ में आया होगा। ओके विद्यार्थियों, अब हमने क्रमांक 2 को लिख लिया है यहाँ पर। तो क्रमांक 2 में है विद्यार्थियों 156 156। तो इसका भी हम कर लेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडन। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे आप पार्टीशन दे दे थोड़ा सा। तो इसका भी गुणनखंडन हमें कर लेना है। सेम नियम है इसमें भी विद्यार्थियों। तो सम संख्या देखते ही हम 2 का भाग देंगे। तो 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 और 6 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग फिर से दें तो 2 तिहाई 6, 1 और 8 तो 18 हो जाएगा। तो 2 नम 18। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा तो 13 बार, तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9। फिर 13 एक कम 13, तो 13 स्वयं से ही कटता है विद्यार्थियों, आपको मालूम है। ये हमें क्या मिल गया विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड मिल गया। किसके अभाज्य गुणनखंड, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिख लें हल। ओके, अब 156 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लें। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार से अब जो अभाज्य गुणनखंड विद्यार्थियों जोड़े में है, समूह में है, तो उन्हें हम घातांकी रूप दे दें। तो यहाँ 2 कितनी बार है, तो 1 2 को कुछ इस प्रकार से लिख लें और इसे आप आधार मानते हुए कितनी बार है इसका गुणनफल, तो 2 बार है, तो इसको घातांकी रूप दे दें। 2 की घाते 2, मतलब 2 गुणे 2 को 2 की घाते 2 लिख सकते हैं। फिर ये 3, ये अकेला है तो अकेला ही रहेगा। 13 भी ऐसे अकेला है तो अकेले लिख देंगे। इस प्रकार से अपन का क्रमांक 2 भी सॉल्व हो चुका है विद्यार्थियों। ओके, चलिए आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, अब हम करेंगे क्रमांक 3। ठीक है, 38 25। तो इसका भी हमें सेम गुणनखंडन कर लेना है। तो कर लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, 38 25 लिख लें और कर दें गुणनखंडन। ठीक है, तो यहाँ पर हम विद्यार्थियों विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं देंगे। किसका भाग देंगे, विषम संख्या का। तो चलिए 3 का भाग देकर के चेक कर लेते हैं कि कट रहा है कि नहीं। तो 3 एक कम 3, फिर 8 में तो 3 दूना 6 और यहाँ से 2 2 तो 22 हो गया। तो 3 सते 21, 1 आएगा बचेगा यहाँ से, और ये 5, क्योंकि 22 में 21 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। इधर 1 निकल के इधर से 5 आएगा तो 15, तो 3 5 15। इस तरह से तो 3 चौके 12, तो 3 दूना 6, 7 में लगाएं तो 1 यहाँ से, और ये 5 तो 15,
तो 3 पचे 15। ठीक है, अब यहां से विद्यार्थी 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, लेकिन 5 नहीं कटेगा तो किससे काट दें? 5 से ही काटे। तो चलिए 5 से काटते हैं, तो 5 का 8 बार जाएगा, 5 8 40, 2 और 5 तो 25, तो 5 55 25। फिर 5 से काटे इसको, तो 5 एकम 5, तो 8 में 5 घटाएं 3, उतार लिया का इधर से 5, तो 35 हो जाएगा, तो 5 सते 35। ठीक है, और 17 तो आप जानते हैं 17 स्वयं से कटेगा, अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। ओके, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आया है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इस प्रकार से। ओके, और इन गुणनखंडों को विद्यार्थियों अपन 2 की घात में लिख ले क्या, क्योंकि जो 2 बार है तो उन्हें 2 की घात में, जिसका एक ही बार है तो उसका घातांकी रूप नहीं आएगा। ओके, तो यहां से हो जाएगा 3 आधार मानते हुए 2 बार है तो 2 की घात लगा देंगे, 2 घात लगा देंगे। ओके, फिर 5 कितनी बार है, तो पहले तो हम 5 लिख लेंगे, आधार मानते हुए 2 बार आया है विद्यार्थियों तो घातांक 2, फिर ये 17। कुछ इस प्रकार से इसे हम घातांक के रूप देते हुए लिख लेंगे। यही विद्यार्थियों इस सवाल का क्या है? हल है। चलिए अब चलते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विद्यार्थियों अब हम इसका क्या कर लेंगे? गुणनखंडन। ठीक है, इस प्रकार से लिख करके और अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इकाई में 5 देखते हैं किसका भाग देना है विद्यार्थियों? 3 से या तो 5 से। तो 3 से तो कटता नहीं विद्यार्थियों, तो हम किससे विभाजित कर देंगे? 5 से। तो 5 एकम 5, फिर 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5, इस तरह से ये विभाजित हो जाती है। इसके बाद आपको विद्यार्थियों इसमें 7 का भाग देना है। किसका? 7 का। तो 7 का इसमें भाग देंगे 10 में, तो 7 एकम 7, तो 3 बचा यहाँ से 0, तो 30 हो गया। तो 7 चौके 28, तो 30 में 28 घटा विद्यार्थियों तो 2 आया, और इधर से 1 उतार लेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 त्रिक 21। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थियों क्या कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित होती है। किससे? 11 से। तो चलिए 11 से भी इसको काट लें, तो 11 एकम 11, तो 14 में 11 घटाएं विद्यार्थियों तो 3, और इधर से भी आ जाएगा 3, तो 33 हो जाएगा। तो 11 तिहाई 33। ठीक है, अब तो आप जानते हैं कि जो 13 आ गया विद्यार्थियों ये सिर्फ स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो स्वयं से काट दे इसको 13 से, तो 13 एकम 13, इस प्रकार से। ओके, अब क्या करेंगे विद्यार्थियों? ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनको आप यहाँ पे लिख देंगे हल क्रमांक 4 करके, और इसके बराबर में आप लिखेंगे। तो क्या क्या? 5 गुणे 7 गुणे 11, मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे गुणे 13। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि किसी भी अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा या समूह नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे किसी का भी घातांकी रूप नहीं आएगा। ओके, और यही इस सवाल का क्या है विद्यार्थियों? हल है। ओके विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन का विद्यार्थियों 5वां क्रमांक, संख्या क्या है विद्यार्थियों? 7429, 7429। तो इसका फिर से हम करेंगे क्या? गुणनखंडन। तो कर लें। आपको बता दूं विद्यार्थियों ये 17, 19 और 23 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है ना, और आपको एक चीज और बता दूं, यदि आपको विभाज्यता पर कोई दिक्कत है तो आप मेरी वीडियो अपलोड वीडियो है विद्यार्थियों, उसको आप विभाज्यता के नियम वाली चेक करके वहां से अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कटेगा किससे? तो ये 17 से कटेगा विद्यार्थियों। तो 17 का आप करेंगे तो 17 चौके 68, और 17 पना 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार भाग जाए, तो 17 चौको 68। तो 74 में यदि हम 68 को घटाएं विद्यार्थियों तो कितना? 6 आएगा। इधर से 2, ये हो जाएगा कितना? 62। अब हम करेंगे क्या? 17 या 51, तो 51 यदि इसमें घटाएं विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? ये 1, और इधर से कितना विद्यार्थियों? ये 1, फिर उतार लिया क्या? 9, तो ये हो जाएगा 119। तो 17 सत्ते कितना विद्यार्थियों? 119। तो 17 तिया 51 पढ़े, और फिर 17 सत्ते 119, तो ये आ जाएगा कितना? 437। ओके, इसके बाद विद्यार्थियों 19 से विभाजित होती है। किससे? 19 से। तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 से 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना 38, अब कितना? 3 2 5, और इधर से क्या उतार लेंगे? 7, तो 57 हो जाएगी संख्या। 57 में विद्यार्थियों तो 19 या 57, इस तरह से आ जाएगा। अब ये विद्यार्थियों 23 तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या, तो 23 स्वयं से कटेगा, तो 23 एकम 23। इस प्रकार से हमने क्या देखा विद्यार्थियों? 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या है?
19, 17, 19 और 23, इसे लिख दें यहाँ पर। तो 17 गुणे 19 और गुणे 23, इस तरह से यही इसका क्या है, हल है। तो आपको सीधा विद्यार्थियों बता दूं, इस पूरे के पूरे 5 सवाल में, इस पूरे स्लाइड में आपको जो दी गई संख्या है उसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडन कर लेना है और आपको संख्या के सामने उसके सारे गुणनखंड को लिख देना है। यदि वो संख्या जोड़े में है या तो समूह में है तो उनको घातांकी रूप दे देंगे। जो जोड़े और समूह में नहीं होंगे उनको यथावत उसी तरह रहने देंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2। तो मैंने प्रश्न लिख लिया विद्यार्थियों कि दिए गए पूर्णांकों के जो निम्नलिखित पूर्णांक है, नीचे हमने लिखा है युग्मों के आपको HCF और LCM ज्ञात करना है तथा फिर इसकी जांच भी करनी है विद्यार्थियों कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है क्या वो LCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले इसको आप जांच करने के पहले विद्यार्थियों आपको HCF और LCM ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसके लिए अपने को मालूम है विद्यार्थियों क्या करना पड़ता है, गुणनखंडन करना पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड ज्ञात कर ले दोनों संख्याओं के। तो सीधा लिखेंगे क्या 26 और गुणनखंडन विधि से इसके गुणनखंड कर लें। यहाँ पे लिख लें 91 इस तरह से। ओके, यहाँ पे पहले इसको विभाजित करें विद्यार्थियों 26 को, तो कितने बार में जाएगा ये 2 13 में, 2 13 में 26 और 13 एकम 13। यहाँ पे विद्यार्थियों आपको मालूम है कि 7 से कटता है कितनी बार में, 7 13 में 91 और 13 एकम 13। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसके गुणनखंड कर लेने हैं 26 और 91 के। अब लिख लें यहाँ पे 26 के जो गुणनखंड हैं क्या क्या है, तो 2 गुणे 13 है इस तरह से। फिर 91 का गुणनखंड क्या है विद्यार्थियों, 7 गुणे 13 है। तो इस तरह से लिख लें 91 के गुणनखंडों को 7 गुणे 13 इस तरह से। ओके, गुणनखंडन करने के बाद विद्यार्थियों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन से अभाज्य गुणनखंड जोड़े में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं विद्यार्थियों कि 13 13 का एक जोड़ा बन रहा है इस प्रकार से। यहाँ 2 है विद्यार्थियों, इसमें 91 के गुणनखंड में 2 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 26 के गुणनखंड में 7 नहीं है, मतलब ये अकेले अकेले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे HCF ज्ञात कर लें सीधा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, जो अभाज्य गुणनखंड जोड़े में से है तो जोड़े में से हमको एक अभाज्य गुणनखंड ले लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 13। तो 26 और 91 का जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या आ गया, 13 आ गया। ओके, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, LCM। क्या, LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है विद्यार्थियों, जो आपने महत्तम समापवर्तक प्राप्त किया है एक बार उसको लिख लेंगे इस प्रकार से। ओके, और जो संख्याएं शेष बच रही हैं ओके उनका भी इसमें गुणा करा दें। तो यहाँ पे बचा क्या है, जो जोड़े में नहीं है 2 और 7। अब इसी का गुणा करा दे तो आपको 26 और 91 का क्या मिल जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो 13 का 2 बार करें तो 13 दूनी 26 और 26 का 7 बार गुणा कर ले विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा 182 आएगा क्या, चेक करें। ओके, तो अपन क्या कहें, ऐसा भी कर सकते हैं 7 दूना 14 और 14 का 13 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। चलिए गुणा भी करा देता हूं आपके लिए इस प्रकार से। तो 14 त्रिक 42 की 2 कैरी का 4 आएगा हासिल और 14 एक कम 14 और 4 18। ओके, तो आपने चेक किया क्या, इन सभी का गुणनफल कितना आ गया 182 आ गया, जो कि हमारा क्या है 26 और 91 का LCM है। क्लियर। चलिए अब आपको क्या करनी है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में जांच करनी है। क्या जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM का गुणनफल। ठीक, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, सूत्र। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, जो सूत्र ऊपर यहाँ प्रश्न में दिया है। तो जांच कर रहे हैं तो जांच लिख दें यहाँ। तो क्या है विद्यार्थियों सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का LCM गुणे HCF, यही तो दिया है सूत्र में। चलिए तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभी आपने देखा 26 और 91, तो लिख दें 26 गुणे 91, बराबर के नीचे ही बराबर आ जाए ऐसा लिखना है आपको। LCM कितना है तो 182 है,
उसे भी लिख लें। और HCF कितना है विद्यार्थियों, 13 है, तो इसे लिख लेते हैं। चलिए अब इन दोनों का क्या कराना है, गुणा करा लेना है, और इधर से इन दोनों का भी गुणा करा लेना है और उसको इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, तो इसका और इसका आप गुणा कराएंगे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा, 2366 आएगा। कितना आएगा, 2366। और इसका भी गुणा करा ले विद्यार्थियों तो देखिए कितना आ रहा है, 13 दूना 26 की 6। हासिल का कितना आएगा, 2 आएगा। 13 अट्ठे 104 और 2 जोड़ दे तो 106, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और हासिल का कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 10। 13 एक कम 13 और 10 23। तो इधर का गुणनफल तो आपने देख लिया, इधर का गुणनफल आपको चेक कर लेना है गुणा करके। लेकिन मैं बता रहा हूं विद्यार्थियों 2366 ही आता है। ओके, तो इस तरह से आपको जांच कर लेनी है और यहीं तक आपका ये कंप्लीट हो रहा है विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न कर लेना है। इसके शेष सवाल विद्यार्थियों इसी नियम से सॉल्व होंगे। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि कुछ कमी रह जाती है विद्यार्थियों तो इसको अपन अगले सवाल में और क्लियर कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं क्रमांक नंबर 2। ठीक है, तो क्रमांक 2 में हमने संख्या लिखा विद्यार्थियों 510 और 92। तो इसका भी अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणन खंडन कर ले। तो 510 का गुणन खंडन कर लेते हैं पहले। तो 2 का 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 1 और यहाँ से 1 तो 11, तो 2 पंचे 10, 1 और यहाँ से 0 तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। कितना विद्यार्थी, 2 पंचे 10, तो 255 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप 25 मतलब क्या 255 देख रहे हैं, तो 255 में आपको 2 का भाग नहीं देना है विद्यार्थियों। तो किसका दे दें विद्यार्थियों, 3 का देंगे। 3 अठे 24, बिल्कुल जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। तो 3 अठे 24, 1 और 5 तो 15, तो 3 पचे 15। फिर अपन देखें विद्यार्थियों तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। कितनी बार जाएगा, 17 बार, क्योंकि 5 17 में 85। फिर 17 एक कम 17। इस प्रकार से ये गुणनखंड कंप्लीट हो रहा है। चलिए 92 का भी कर लेते हैं यहीं पर। तो 2 चौके 8, 1 और यहाँ से 2 2 तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12। फिर 2 का दें तो 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 तिहाई 6। इस प्रकार से फिर 23 एक कम कितना विद्यार्थियों, 23। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले का क्या करना होगा, गुणन खंडन करना होगा। अब इनके गुणन खंडों को लिख लें संख्याओं को लिख करके। तो 510 बराबर क्या लिख लेते हैं विद्यार्थियों, 2 3 5 और क्या है 17। इस प्रकार से इन गुणनखंडों को आपको इन्हीं संख्या के सामने लिख लेना है विद्यार्थियों। फिर 92 को लिख करके इसके भी गुणनखंड लिख लें। तो क्या क्या है, 2 है, फिर 2 गुणे 2 और कितना है विद्यार्थियों, 23 है, तो 23 लिख लें। इस प्रकार से चलिए अब देखते हैं विद्यार्थियों की कौन सी संख्या जोड़ा बना रही है। तो आप चेक कर रहे होंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ से ये दो इसका जोड़ा बन रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 23 है, यहाँ 17 है, यहाँ कुछ भी। मतलब इन सभी की सभी संख्याएं क्या है, ये सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़े में नहीं है। तो जो संख्या जोड़े में है विद्यार्थियों उसको अपन जोड़े में से एक ले लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक मिल जाएगा। तो जोड़े में से एक संख्या ये 2 आ जाएगा, जो कि 510 और 92 का क्या होगा, महत्तम समावर्तक होगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे क्या, लघुत्तम समावर्तक, जिसे हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो महत्तम को यहाँ पर लिख लेंगे, कितना है, 2 है। और जो संख्याएं शेष बच रही हैं जो जोड़े में नहीं है उन्हें भी लिख करके गुणा करा दें। तो यहाँ क्या 3 5 और 17, तो 3 गुणे 5 गुणे 17, ये ऊपर से, नीचे से क्या आएंगे यहाँ पे 92 का गुणनखंड 2 और 23, तो इसे भी लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब इनका क्या कराना होगा विद्यार्थियों, हमें कंप्लीटली गुणा कराना होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कराते हैं। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 विद्यार्थियों 60 का अपन यदि 17 से गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे 17, तो 17 शून्य शून्य और 17 छक्का 102, तो कितना आ जाएगा 1020। अब 1020 में आपको 23 का गुणा करा लेना है। तो एक बार लिख दूं क्या यहाँ पे, चलिए गुणा करा लेते हैं पहले। 1020 गुणे 23 इस प्रकार से। तो 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3। फिर यहाँ से विद्यार्थियों 2 का, तो 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2। इस तरह से लिख करके जोड़ लें। तो ये शून्य यहाँ पे आ जाएगा 6, ये 4, यहाँ से 3,
और यहाँ से 2, तो कितना आ गया 23,460। तो लघुत्तम कितना आ गया विद्यार्थियों 23,460 आ गया। ओके, महत्तम कितना आया 2 आया, लघुत्तम कितना आया 23,460 आया। अब क्या कर लेंगे विद्यार्थियों, जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो जांच करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना होता है। तो अपन एक साथ लिख देते हैं, इसको एक साथ जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का क्या विद्यार्थियों, लघुत्तम गुणे लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ओके, एलसीएम गुणे एचसीएफ, इस प्रकार से आपको लिख देना है। थोड़ा सा दो आप मैं यहाँ पर लिख देता हूं दूर तक, ठीक है। चलिए, ये मैंने सूत्र लिख दिया है। ओके, इस तरह से अब यहां मान रख लें। तो दो संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या 510 और दूसरी 92। तो 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना है तो उसे लिख दे 23,460। महत्तम समापवर्तक कितना है विद्यार्थियों, तो 2 है, तो उसे लिख ले इस तरह से। और अब इनका क्या करा लेना है विद्यार्थियों, गुणा करा लेना है, ठीक है। तो 510 में अपन को किसका 92 का करा लेना है विद्यार्थियों। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे मैं गुणा करा लेता हूँ। 510 गुणे कितना 92, चलिए करा दें। तो 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 9 का तो 9 शून्यम शून्य और 9 एकम 9, 9 अपना 45, इस तरह से। तो ये आ गया 0, 2 और 9, और यहाँ से 5 1 6 और ये 4, तो कितना आ जाएगा 46,920 आ रहा है विद्यार्थियों। ओके, आप लोग भी गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं। और यहां पर इसका भी गुणा करा दें। तो चलिए 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12 की 2। ओके, फिर यहाँ पे कितना आएगा विद्यार्थियों, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो हम क्या देख रहे हैं विद्यार्थियों, दोनों तरफ के मान बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि इस प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दो संख्याओं का इस प्रकार यह आता है करके लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम या एलसीएम गुणे एचसीएफ। ओके, इस तरह से ये चीजें प्रूव हो जाती हैं और आप अपने प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो मेरे साथ लिखते जाया करें कॉपी पेन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों अब हम क्या करेंगे, 336 और 54 का फिर से गुणनखंडन कर लें। सेम सवाल है विद्यार्थियों ये, जैसा कि अभी हमने पिछला सवाल किया है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम सम संख्या देखते हैं, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ से और यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो 13 हो जाएगा। तो कितना 2 छक्का 12 और 1 और ये 6, तो 18 16 हो जाएगा। तो 8 बार में जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ से 2 चौके 8, इसमें भाग दे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 21 को 3 से काटे तो 3 सते 21 और 7 को 7 से ही काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंडों को हम एक बार लिख लेंगे विद्यार्थियों। ओके, 336 बराबर कितना है लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है क्या, बिल्कुल 4 बार है, तो लिख लेते हैं गुणे 3 गुणे 7, इस प्रकार से लिख लेना है इनके गुणनखंडों को। अब करेंगे 54 का गुणनखंडन। यहाँ पे तो सम संख्या है तो सम का ही भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 1 और 4, तो ये हो जाएगा कितना 14, तो 2 सत्ते 14। फिर ये 3 9 27, 3 से कटेगा 27 और 9 भी किससे कटेगा 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, इस तरह से इसे विभाजित कर लेंगे और इसके गुणनखंडों को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ से 3 3 है विद्यार्थियों, 3 बार है, तो एक 3 का तो मैं क्या बना लेता हूँ, जोड़ा बना लेता हूँ, बाकी के 3 को मैं लिख लेता हूँ विद्यार्थियों इस तरह से, ठीक है। और जहां पे कोई संख्या नहीं आती विद्यार्थियों, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। चलिए 7 के नीचे भी 1 लिख लेते हैं। ओके,
तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक 2-2 का जोड़ा बन रहा है और एक 3-3 का जोड़ा बन रहा है। तो चलिए इसको अपन कुछ इस तरह से बना देते हैं जिससे अपने को अच्छे से पहचान में आ जाए। ठीक, और जोड़े में से अपन क्या करेंगे, एक एक संख्या निकाल लेंगे। तो अपन एचसीएफ लिख लें क्या, एचसीएफ। तो 336 और 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, तो जोड़े में से अपन 1 2 ले लें और यहाँ से एक जोड़े में से 1 3 ले लेते हैं और इनका करा देते हैं आपस में गुणा। तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई मतलब 3 दूना 6। तो 336 और 54 का जो महत्तम समापवर्तक आ गया वो क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर विद्यार्थियों, अब ज्ञात कर लेते हैं क्या, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे पहले एचसीएफ ले लेना है। एचसीएफ लेने के बाद जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है विद्यार्थियों उन्हें लिख लेना है। तो लिख लें इन अभाज्य गुणनखंडों को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ से ले लें तो 3 गुणे 3 3 गुणे 3 और यहाँ से एक 7 बच रहा है, इसे भी लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, एक लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एक का गुणा कराएंगे तो वही संख्याएं आएंगी। चलिए अब इनका करा लें गुणा। ठीक है, तो 6 का 2 बार कराएं तो 6 दूना 12, 12 का 2 बार तो 24, 24 का 2 बार विद्यार्थी तो 48, 48 का अब अपने को क्या कराना होगा, 9 3 त्रिकाई 9 और 7 63 में। तो ऐसा लिख लेता हूं 48 गुणे 63 और करा देते हैं इसका गुणा। ठीक है ना, समझ गए ना इसको कैसे आया, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो ये लिख लिया मैंने, 3 त्रिकाई 9 7 63 और इनका आपस में गुणा करा लेना है। ठीक है, तो 3 8 24 और 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ दें तो 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 का 8 बार तो 6 8 48 और 6 चौको 24, 24 में 4 जोड़ दें विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा 28। इसे आप जोड़ लें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ से आ जाएगा ये 4, 8 में 4 जोड़े तो 12 की 2 हासिल का 1, 8 में 1 जोड़े तो 9 और 1 10, 10 की 0, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा कितना 30 24, मतलब 3024 आ गया। क्या आ गया विद्यार्थियों, एलसीएम आ गया। ओके, अब हमें क्या करना होगा विद्यार्थियों, एलसीएम हमारा 3024 और जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 6 आया है। तो अब हम जांच कर लें कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ठीक है, तो चलिए जांच कर लेते हैं यहां पर। तो सूत्र क्या है हमारा, जो ऊपर लिखा है वही तो सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या विद्यार्थियों, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, मान रख दे। तो दो संख्याएं क्या क्या हैं, तो 336 और 54 है। तो 336 और 54 का आप गुणा करा लें, बराबर एलसीएम कितना है विद्यार्थियों, तो 30 24 है, मतलब 3024 और एचसीएफ कितना है 6 है। तो चलिए इधर से मैं गुणा करा के बताता हूं आपको कितना आ रहा है, आप भी गुणा कराते जाए मेरे साथ। तो 6 चौको 24 की 4, कैरी का 2 आएगा हासिल 2 और 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ दें विद्यार्थियों तो 14 की 4 हासिल का 1 आएगा। 6 शून्य शून्य तो ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे शून्य में 1 जुड़ेगा तो, और 6 त्रिक 18 तो कितना आ गया, इन दोनों का गुणनफल आया कितना विद्यार्थियों 18144। इसका भी गुणनफल करा दें विद्यार्थियों तो ये भी कितना आएगा 18144 ही आएगा। चलिए गुणा भी करा देता हूं आपके लिए, कितना है 336 गुणे 54। ओके, तो 4 का 6 बार तो 4 6 24 की 4, कैरी का 2 आएगा, 4 तिहाई 12 में 2 जोड़े तो 14 की 4 हासिल का 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, इस तरह से। फिर 5 का तो 5 छक्का 30, एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो ये 0 हासिल का 3, 5 तिहाई 15 में 3 जोड़े तो 18 की 8 हासिल का 1 और 5 तिहाई 15 और हासिल 1 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आएगा 4, यहां से 4 और 8 3 11 की 1 और 6 1 7 और ये 1 8 और ये 1, तो 18144 इधर भी आ गया। इस तरह से आप ये प्रूव कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो लिख दो क्या ये लाइन, आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ, और इतना लिख करके इस प्रश्न को आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। विद्यार्थियों अब हम करेंगे क्या, प्रश्न नंबर 3। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। ओके,
तो चलिए इनका हम गुणनखंडन कर लें विद्यार्थियों। तो ये किससे कटेगा, 2 से, तो 6 बार जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। यहाँ पे 15 को भी डिवाइड कर लें तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5। इस तरह से 21 को काटे विद्यार्थियों तो 3 सते 21 और 7 एकम 7। इस तरह से तो इनके अभाज्य गुणनखंडों को अब हम लिख लेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे लिखें क्या, 12 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 और गुणे में 3। इस तरह से चलिए यहाँ पे आपको समझना है विद्यार्थियों, ये अलग है इधर, ठीक है, ये यहाँ पे है। और इस प्रकार से आप आगे 15 के भी गुणनखंडन को लिखेंगे तो 15 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5। इस तरह से फिर 21 के गुणनखंडन को लिखें अभाज्य गुणनखंडों को तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 7। इस तरह से ठीक है। ये कर लेने के बाद विद्यार्थियों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लें, क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है आपको मालूम है, या तो जोड़े में हो या तो समूह में हो। तो यहाँ पे हमने संख्या 3 कर ली है विद्यार्थियों, तो अब इनके समूह का जोड़ा मतलब समूह में हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो मतलब ये क्या, एक समूह हो जाएगा, 3 3 3 सभी में है, तो हम इस समूह में से एक 3 ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 3 ही आएगा। ओके, आप चाहें विद्यार्थियों तो आप 3 3 को ऊपर नीचे कर लें। चलिए यहाँ से आप 3 को हटा लीजिए और यहाँ पे 2 को जाने दीजिए, यहाँ पे 3 को। इस तरह से अब देख लीजिए ऊपर नीचे एक समूह बन रहा है ना, तो समूह में से एक ही लेना है, समूह में से एक। तो 3 का एक समूह बन गया तो एक ही 3 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। चलिए एलसीएम याद कर लें। तो एलसीएम बराबर क्या विद्यार्थियों, महत्तम समापवर्तक जितना आया है और जो लघुत्तम संख्याएं हैं जो जोड़े में नहीं है या कि समूह में नहीं है उन्हें सब ले लेते हैं। तो ये 2 और ये 2 लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और फिर 5 और गुणे 7 और इनका क्या करा देंगे विद्यार्थियों, इनका क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो चलिए इनको एक बार घातांकी रूप दे दें। तो यहाँ से 2 का घातांकी रूप कुछ इस प्रकार से, फिर ये 3, फिर गुणे 5 और गुणे 7 इस प्रकार से लिख दें। और अब इनका गुणा कराएं तो 2 का 2 बार गुणा तो 4 4 3 12 5 60 और 60 का 7 बार गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 मतलब 420 आएगा। कितना आएगा, 420। ओके, इसी प्रकार हम कर लेंगे क्या, क्रमांक 2 को हल, ठीक है। तो यहाँ पे 17 23 और 29 का गुणनखंडन कर लें। तो लिख लें यहाँ पे 17 का गुणनखंडन तो 1 गुणे 17, चूंकि 1 और स्वयं 17 से ही 17 विभाजित होता है। 23 भी अभाज्य संख्या है तो इसका भी गुणनखंडन क्या आएगा, 1 गुणे 23। और 29 का भी गुणनखंडन करेंगे विद्यार्थियों तो क्या, 1 गुणे 29। इस प्रकार से एक क्या समूह में आ रहा है तो समूह में से एक ही होगा हमारा एचसीएफ। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। उभयनिष्ठ संख्याएं क्या होगी, महत्तम संख्या होगी, ठीक है। अब कर लेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या विद्यार्थियों, 1 गुणे जो महत्तम है वो लिख लेंगे, जो संख्याएं समूह में नहीं है उनका आपस में गुणा करा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 17 23 गुणे 29, ठीक है। तो आप इसका गुणा करा लेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17, फिर 17 का 23 में गुणा कराएंगे और फिर 29 में गुणा करा लेंगे। ओके, तो कितना है इसका गुणनफल, आप लोग इसका गुणनफल करा लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं विद्यार्थियों 11,339। कितना, 11,339। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा विद्यार्थियों। इसी प्रकार हम तीसरे क्रमांक को कर लें यहाँ पे हल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो 8 का गुणनखंडन करें तो क्या आ जाएगा, 8 का गुणनखंडन आ जाएगा विद्यार्थियों 2 गुणे 2 गुणे 2। और यहाँ पे आप एक को भी शामिल कर लें, चूंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पे 9 है यहाँ पे 25 है, इनके गुणनखंडों के समूह नहीं बनेंगे और हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो मैंने एक को भी शामिल कर लिया है इसके गुणनखंड में, ठीक है। 9 को देखें तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 गुणे 3, तो 1 तिहाई 3 त्रिका 9, ठीक है ना, 3 3 जा 9 1 जा 9 ऐसा कर लें। फिर यहाँ पे 25 को देखें 25 को तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5 गुणे 5, 1 5 5 5 25 इस तरह से लिख लेंगे। और जो गुणनखंडन विद्यार्थियों समूह में है वही हमारा क्या होगा, दिए गए संख्या का महत्तम समापवर्तक होगा, एचसीएफ होगा। तो सीधा मैं लिख देता हूं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो समूह में क्या है, 1 है, तो समूह में से एक ही हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों,
उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। इसी प्रकार हम लगे हाथ एलसीएम भी ज्ञात कर लें तो लिख लेंगे यहाँ पे महत्तम संख्या को, और जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं तो उन्हें हम लिख लेंगे और यहाँ पे गुणा करा लेंगे। तो क्या क्या आएगा, 2 गुणे 2 सारी संख्याएं आ जाएंगी विद्यार्थियों। आपको बता दूं 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, इसका भी आपको गुणा करा लेना है। ठीक है, तो कराते तो 1 का 2 में गुणा कराए तो 2 ही आएगा, फिर 2 का 2 में तो 4 दूना 8 त्रिक 24 यहाँ 72, और 72 का विद्यार्थियों आपको 25 में गुणा करा लेना है सीधा। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं इस तरह से, तो 25 दूना का 50 हो जाएगा। ठीक है, कैरी का कितना आ जाएगा 5, और 25 सत्ते कितना होगा विद्यार्थियों, तो 175 हो जाएगा। 25 सत्ते 175, और 175 में 5 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आएगा इनका गुणनफल विद्यार्थियों 1800। तो एलसीएम कितना आ गया 1800 और एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। कुछ नहीं विद्यार्थियों, टोटली आपको अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं, और अभाज्य गुणनखंडों के ये देखने विद्यार्थियों, यदि संख्याएं 3 है तो समूह देखेंगे। समूह में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जो सब में, कॉमन का मतलब क्या, जो सब में हो, और उन्हीं में से आप एक संख्या ले लेंगे। ठीक है ना, और यदि और भी कोई संख्या समूह में होती विद्यार्थियों तो उन्हें भी यहाँ पे लिया जाता। क्लियर, तो वह हमारा क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम में क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक ले लेंगे, और जो शेष गुणनखंडन है, शेष गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, उनका भी गुणा करा देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। क्लियर, अब इसकी वीडियो विद्यार्थियों मेरे चैनल पर अपलोड है एचसीएफ और एलसीएम की। यदि आपको जरा सा भी कहीं दिक्कत है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 4 लिख लिया है। यहाँ पे संख्याएं हैं विद्यार्थियों, 2 संख्याएं 306 और 657, जिसका महत्तम समापवर्तक 9 दिया है विद्यार्थियों। और आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, तो हम जानते हैं विद्यार्थियों, पहले तो जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो क्या दिया है, पहली ही लाइन में दिया है विद्यार्थियों प्रश्न में एचसीएफ दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है किसका, तो 306,657 का कितना दिया है विद्यार्थियों 9, ये दिया हुआ है। तो इसे हम लिख लेंगे इस प्रकार से। क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए जो कि आपने अभी पहले ही सवाल में लगाया है इसके। तो वो सूत्र है, लिख देंगे उसे, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई आप, तो लिख दें उसको, क्या जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या विद्यार्थियों, बताएं बताएं, आप लोग भी बताएं, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है ना, ये आप जानते हैं। चलिए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो यहाँ पे दोनों संख्याएं लिख दें, 306 गुणे 657, तो 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम, एलसीएम तो अपने को चाहिए ही, एचसीएफ दिया है तो 9 डाल दें वहां पे। सूत्र में हमने एचसीएफ के स्थान पर 9 लिख दिया है, क्योंकि सवाल में दिया भी है एचसीएफ कितना 9 है। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहां से 9 का पक्षांतरण कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में आएगा, तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर में क्या, इधर एलसीएम रह जाएगा, क्योंकि हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है। अब इसको सरल कर लेंगे, क्या कर लेंगे सरल, तो 9 का अपन इसमें भाग दे दें क्या, तो 9 त्रिक 27, तो 30 में 27 घटाएंगे तो 3 आएगा, इधर से 6 तो 36 हो जाएगा। तो 9 चौके कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 36, तो 34 इधर आ गया और इधर क्या 657, तो इसे लिख लें एक बार, तो 34 गुणे 657 बराबर क्या एलसीएम। ठीक है, इस प्रकार से अब 34 का आपको 657 में क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो चलिए करवा देते हैं गुणा विद्यार्थियों, तो 657 गुणे 657 गुणे 34 इस प्रकार से लिख करके आपको फास्ट गुणा कर लेनी है। तो 4 सते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, कैरी का 2 आ जाएगा, 4 छंग 24 और 2 कितना 26, फिर 3 सते 21, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 3 पचे 15 और 2 17 की 7, हासिल का 1 आ जाएगा, 3 छंग 18। ठीक है ना, और इसका हासिल 1 है तो 18 और 1 19, इस प्रकार से इसको जोड़ लें विद्यार्थियों, तो 8
2 1 3 6 7 13 और यहाँ से 2 9 11 और 1 12 और 1 1 2, तो कितना आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दूं क्या 22,338 बराबर क्या LCM। अब इसको आप बदल के लिख लेंगे विद्यार्थियों, या करके, क्या करेंगे या, तो या करके आप LCM इधर आने दें, और तो LCM बराबर क्या विद्यार्थियों 22,338 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहते हैं तो आप अतः करके लिखते हैं, अतः दिए गए संख्या का LCM 22,338 है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, बहुत सरल भी है विद्यार्थियों। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों यहाँ पे एक बात तो आपको ये सीख लेना है कि n बराबर क्या, n बराबर होगा विद्यार्थियों प्राकृत संख्या, मतलब गिनती होगी, क्या होगी गिनती होगी विद्यार्थियों। आपको ये बात समझ लेना है, आगे ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके, और दूसरी बात ये विद्यार्थियों, थोड़ा आप 6 का गुणा कर के देख लीजिए। तो 6 गुणे 6, तो 6 संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा विद्यार्थियों। और आगे आप गुणा करें तो 36 छक्का कितना 216। इस प्रकार से आप कितने भी बार 6 का गुणा करा ले, समझ रहे हैं, 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार, आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है विद्यार्थियों 6 ही मिलने वाला है। इससे ये बात तो तय हो गया कि संख्या 6 की घाते n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होने वाली है। ओके, तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या, तो आप संख्या देखिए विद्यार्थियों, जैसे मैंने लिख दिया है पे 120, मैंने लिख दिया 60, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 पर ये समाप्त हो रही है नहीं हो रही, तो इन्हें हम कैसे कहें, तो देखिए जरा यहाँ पे 6 गुणे 10, 10 को और तोड़े विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 2 गुणे 5। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि या तो संख्या के गुणनखंड में 2 5 आए, या तो संख्या 2 और 5 या तो कहे कि 10 से विभाजित हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आने चाहिए, या तो संख्या 10 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो 10 से विभाजित हो। ठीक है ना, तो कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी विद्यार्थियों तो उसके लिए उस संख्या के गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों इसी बात को यहाँ पे मैं लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों, चूंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए या तो संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होना चाहिए। ठीक है ना, या तो आप लिख देंगे क्या कि संख्या 10 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो 10 से विभाज्य हो। लेकिन यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थियों 6 संख्या 6 की घाते n के गुणनखंडन, 6 की घाते n का गुणनखंडन कर ले, तो गुणनखंड लिख दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 6 को तोड़े तो क्या हो जाएगा ये 2 गुणे 3 की घाते n, इसको और आगे बढ़ा दे तो ये n 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, तो 2 की घाते n गुणे 3 की घाते n। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि संख्या 6 की घाते n के गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, आप यहाँ 1 रख देंगे तो 2 की घाते 1 हो जाएगा, 2 रख देंगे 2 की घाते 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त 5 नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि 5 की घाते n नहीं आ रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि या कि क्योंकि लिख दें, क्योंकि संख्या 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल
अभाज्य गुणनखंड में विद्यार्थियों केवल 2 की घाते n प्राप्त हो रहा है, 2 की घाते n है ना, और 5 की घाते n नहीं है, 5 की घाते n नहीं है। इसलिए संख्या 6 की घाते n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ओके, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लिख करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको नोट्स में नहीं लिखना है विद्यार्थियों, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है ना, यदि संख्या 0 पर समाप्त होगी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए n के लिए, तो उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आवश्यक रूप से आना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि संख्या 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घाते n केवल है, इसके अतिरिक्त 5 यहाँ पर कहीं पे नहीं है। ठीक है ना, और 5 होना ही चाहिए, तभी ये संख्या किस पर होगा समाप्त, 0 पर समाप्त होगा। आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 6 लिख लिया है। क्या है, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या दी गई है विद्यार्थियों 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, क्या ये भाज्य संख्याएं हैं? तो आपको पता है विद्यार्थियों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मतलब वो कम से कम स्वयं के साथ साथ वो अन्य 2 संख्याओं से और कटे, है ना, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होने चाहिए। तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। तो आइए चेक करते हैं विद्यार्थियों कि ये संख्या के गुणनखंड में क्या 3 गुणनखंड है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको पहली संख्या करके। तो पहली संख्या को चेक कर लें यहाँ पे कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो लिख देते हैं, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 बराबर करके लिखें। अब यहाँ पे आप देखें विद्यार्थियों, धन इधर एक पद बता रहा है, इधर एक पद है, दोनों पदों में क्या है 13। तो 13 को हम कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, तो 7 गुणे 11 और गुणे 1, इसकी जगह में अब 1 बचेगा क्योंकि ये कॉमन हो चुका है। धन यहाँ से 13 कॉमन, तो इसकी जगह में भी 1 लिख देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे लिखेंगे 13, 7 का 11 बार गुणा कराएं तो 11 7 77, 1 कम 77 और धन 1, तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको और आप आगे लिखें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 13 गुणे 78। यहाँ पर विद्यार्थियों अब 13 78 को भी तोड़ दें तो क्या हो जाएगा ये 78 को, तो 13 छंग 78, इस तरह से 13 गुणे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, कोई भी संख्या का जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो एक तो होता है कॉमन गुणनखंड है, वो सब में होता है। तो उसके सहित सहित हम यहाँ पे देखें तो एक गुणनखंड 13 है, एक गुणनखंड 6 है और एक 1 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि इस प्रकार पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ रहा है 13, और अपन ले लें 6 को तोड़ के देखें तो 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 1, और ये संख्या स्वयं विद्यार्थियों है। ठीक है ना, है। तो हम यहाँ पे भाज्य के लिए कितने 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ तो कितना हो गया 1 2 3 और ये 4, इसका जितना गुणनफल होगा विद्यार्थी वो संख्या स्वयं, तो 3 से ज्यादा हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की गुणनखंड 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 है। अतः पहली संख्या भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम चेक कर लेंगे क्या दूसरी संख्या। ओके,
तो चलिए दूसरी संख्या को भी यहाँ पे लिख देता हूं। दूसरी संख्या बराबर क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। ठीक, बराबर करें तो यहाँ पे 5 उभयनिष्ठ विद्यार्थियों, 5 यहाँ भी है 5। चलिए 5 को ही मैंने गायब कर दिया क्या, नहीं लिखा है यहाँ पे है। तो 5 हो जाएगा कॉमन उभयनिष्ठ। तो अंदर क्या बचा 7, एक बार लिख लें 7 गुणे 6, 5 की जगह पे 1 लिख लें, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 की जगह पे 1 लिख लें। इस तरह से, चूंकि 5 कॉमन हो चुका है, जो दोनों पदों में होते हैं उन्हें ही हम बाहर लेते हैं विद्यार्थियों। अब यहाँ पे इसका अपन क्या करा लें, गुणा करा लें। 1 दूने 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 और 24 और इधर से 42 का गुणा कराएं विद्यार्थियों तो 1008 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1008, और इसको जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। तो कितना 5 गुणे 1009। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये गुणनफल आ गया। तो हमने क्या देखा विद्यार्थियों यहाँ पे कि ये कितने गुणनखंडन है, 2 अभाज्य गुणनखंड है। एक स्वयं 1 होता है, सभी का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है 1। तो 1 गुणे 5 गुणे 1009। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि 3 संख्याएं हैं, कितने 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो संख्या क्या होती है भाज्य होती है। तो यहाँ पे कितना आ गया है 1 5 1009, और इनका गुणनफल जो होगा वो संख्या, तो 3 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे आ रही है विद्यार्थियों। इस प्रकार हम कह देंगे कि अतः दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या 1 5 और 1009 है। इसलिए संख्या क्या है भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे लिख करके और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 7 लिख लिया है। ये प्रश्न देखने में जितना बड़ा है विद्यार्थियों, इसका हल उतना ही सरल है। ओके, इसमें आपको कहा है विद्यार्थियों कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है विद्यार्थियों, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है ना। अब वो मैदान कैसा है ये नहीं बताया गया है, ठीक है ना, लेकिन उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं, सोनिया को कितने लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। कितना मिनट 18 मिनट। और रवि को लगते हैं विद्यार्थियों एक चक्कर में, रवि को लगते हैं कितने 12 मिनट। ओके, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से यदि चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये प्रश्न है। बहुत ही इजी है विद्यार्थियों। तो अपन मान लेते हैं क्या कि विद्यार्थियों रवि को लगते हैं, दिया है जो वो लिख देते हैं यहाँ पे हल। सोनिया को एक चक्कर में, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में, पूरा करने में लगा समय कितना है विद्यार्थियों, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, तो आप लिख देंगे 18 मिनट। और रवि को कितने लगते हैं तो उसको भी लिख देते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना विद्यार्थियों 12 मिनट। इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। ठीक है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वही टाइम होगा विद्यार्थियों क्या 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है ना। तो लिख देता हूं विद्यार्थियों, एक समय बाद सोनिया और रवि
अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, प्रारंभिक स्थान पर होंगे, और वह समय होगा विद्यार्थियों, और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। 12 और 18 का एलसीएम होगा। ठीक है ना। इस प्रकार आप लिख करके और 12 और 18 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, तो अब हम निकालेंगे विद्यार्थियों 12 और 18 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको 12 का गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक है ना। तो ये 12 के क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको 18 का भी क्या निकालना लेना होगा, गुणनखंड। तो कैसे आएगा विद्यार्थियों, 2 गुणे 3 और 3 त्रिकाई 9। तो कहने का मतलब क्या, तो 2 तिहाई 6 छत्रिक 18। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए विद्यार्थियों, क्या आ गया, 2 3 3। अब हमें क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ पे इसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े में से एक ही लेंगे और बाकी के जो अभाज्य गुणनखंड है उन सबका गुणा कर देंगे। तो एक जोड़ा और बन रहा है यहाँ पे 3 3 का, तो यहां से भी एक ही गुणनखंड आएगा। तो 2 यहां से और 3 यहां से आ जाएगा। तो मैं लिख दूं इसको, तो 2 गुणे 3 और यहां से 2 और 3 और आ जाएंगे जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है विद्यार्थियों। इसका आपस में गुणा करा लें, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 तिहाई 36। इस प्रकार से जो इसका एलसीएम आया विद्यार्थियों, वो कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है ना। और यही वो टाइम होगा विद्यार्थियों 36 मिनट, जब रवि और जो सोनिया है वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अतः करके आप लिख देंगे विद्यार्थियों, अतः वह समय बराबर क्या, 12 18 का एलसीएम बराबर कितना विद्यार्थियों, 36 मिनट होगा, जब वो दोनों एक साथ मिलेंगे अपने प्रारंभिक स्थान पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये सवाल करना है। तो सीधा सा आपको समझना है कि 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है इस प्रश्न में, और जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 36 होगा। मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है विद्यार्थियों, बाकी तो ये 1-2 मिनट का ज्यादा से ज्यादा सवाल है। ओके, प्रश्न पर आप भ्रमित नहीं होंगे, प्रश्न देखने में बहुत डरावना है, बहुत बड़ा है। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ओके, तो आप लोग विद्यार्थियों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं विद्यार्थियों, शेयर करके। ओके, और यदि चैनल पर नए आए हैं विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।